हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब अच्छे होंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर सेकेंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कुछ उसकी कॉमन प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए या फिर अपनी जो भी कॉपी रफ कॉपी वो निकाल लीजिए और नोट्स हैं वो बनाने स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके एक डेफिनेशन तो ये कंपटीशन लेवल के ऊपर जाते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कि छोटे से छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री रूप से पाया जा सकता है, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी चार्ज को, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे बताया था हमने, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आता है, फर्स्ट लेक्चर में बात किया, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +2e आ जाएगा। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, +3a आ जाएगा। और इस प्रकार से अगर मैं n इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा n इंटू e। यानी कि यहां से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आ रहा ना, वो देखो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 1 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 2 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स, इस प्रकार से उसका n टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं। हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं तो क्वार्क +-2/3e और +-1/3e क्वार्क होते हैं, जिसमें चार्म होता है, अप होता है, डाउन होता है, स्ट्रेंज होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन इसकी दिक्कत है कि इट इज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। छोटा चार्ज पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमेशा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है वो इंटीजर के रूप में जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई थी कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस वो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो नेगेटिव चार्ज। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू है चार्ज ऑन बॉडी, कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया। तो ये थी हमारी क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इज दिस चार्ज पॉसिबल, कोई पूछ ली क्या ये चार्ज पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा है 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें दो क्वेश्चन दे दी और पूछा कि यार क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए, एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हमें पता है कि ये चार्ज पॉसिबल है, हमारे पास फॉर्मूला Q इज इक्वल टू
n इंटू ई। इसने कहा क्या ये चार्ज पॉसिबल है, इसका मतलब Q की वैल्यू दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁻90। अब कैसे पता करें, तो यहां से क्या करना है हमें, n की वैल्यू निकालो, क्योंकि क्वांटाइजेशन में बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर यहां से n की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है तो चार्ज पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आ रही तो नहीं पॉसिबल। तो देखो यहां से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई में E। Q होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन में E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 2 जा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यस, दिस चार्ज इज पॉसिबल। भाई अगर हमें 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज देना तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल है क्योंकि 2 क्या है, एक इंटीजर है। इसकी बात करें तो निकालो n इज इक्वल टू Q 32 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻90। पावर से पावर कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, कितना आएगा 10, 16 2 जा, कितना आएगा n की वैल्यू 20। यानी कि हमें 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो कि एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है। ये दोनों चार्ज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। अगर n की वैल्यू हमारे इंटीजर में आ रही, इंटीजर का मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा, पॉइंट में नहीं आ रही है, डिवाइड में नहीं आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें ए लिक्विड ड्रॉप हैज, अगला क्वेश्चन, ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। ये कहता है कि कोई भी जो लिक्विड ड्रॉप है ना उसके पास 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। पूछ रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन लिक्विड ड्रॉप, कि लिक्विड ड्रॉप के ऊपर बताओ कि कितना चार्ज आएगा। बिल्कुल सिंपल है, हम सोल्व कर सकते हैं इसको। इसने कहा कितने इलेक्ट्रॉन है 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये n की वैल्यू है 20, चार्ज पूछा है तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई क्यू इज। अब ये कि प्लस आएगा या माइनस, क्या कहा इसने, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। n की वैल्यू 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 16 2 जा 32 10 पॉइंट इंटू 10⁻⁻90, तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। अगर हम 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पास 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इतना आएगा। और किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस क्यों आया भाई, क्योंकि इसके पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। जैसे कैन ए ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज, कैन ए ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज, यानी कि क्वेश्चन को चेंज कर देगा। पहले ये पूछ रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन इतने तो उसके ऊपर चार्ज कितना हुआ, अब पूछ लेगा कि अगर हमारे पास कैन ए ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है, अगर यस वाई नॉट, वाई नॉट। देखो Q की वैल्यू दी हुई है इसमें 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें पता करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। n की वैल्यू निकालो, n का फॉर्मूला होता है Q बाई में E। Q कितना है 2.8 इंटू 10⁻⁻90, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, कितना बचा भाई, n इज इक्वल टू 28 अपॉन में 16, कितने से आएगा, रोटेट 4 4 जा 16, 4 7 जा, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 7/4। बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं।
इतना चार्ज लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 7/4। क्या इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पॉसिबल है? यस और नो? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि एक फ्रैक्शन आ रहा है, यानी कि हम एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि जो छोटे से छोटा जो पॉसिबल चार्ज है ना, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे जो छोटा चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन एक बार चेक करो। 2.8 पावर से पावर कैंसिल होगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो आ गया 28/16। तो एन इक्वल टू आ जाएगा 7/4। तो इससे छोटा चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लें, एक या दो बार क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। बोर्ड लेवल के ऊपर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। या फिर पूछ सकता है कि विच इज बिगर यूनिट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम्ब। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज, दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। या फिर पूछ सकता है विच इज बिगर यूनिट, चलो मैं लिख देता हूं, और विच इज बिगर यूनिट 1 कूलम्ब चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कौन सी बिगर यूनिट है? चलो सोल्व करते हैं इसका। इसने क्या कहा, चार्ज कितना दिया? 1 कूलम्ब चार्ज दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/E। Q की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना चार्ज? 1 कूलम्ब। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहां से पॉइंट हटाएंगे, क्या एक जीरो आ जाएगा। कितना हो गया? 10/16। 10⁻⁹ है, ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। इससे एक जीरो हम उतार लेते हैं, 100 इंटू एक जीरो कम की, तो क्या इसको 10⁻18 लिख सकते हैं अपॉन 16। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अब कौन सी यूनिट बड़ी होगी तुम लोग आसानी से देख सकते हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये चार्ज पॉसिबल है नहीं। बेटा ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसका पॉइंट हटाऊंगा 625 अपॉन में 100 इंटू 10⁻18, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी। 625 इंटू 10⁻16। देखो ये एक इंटीजर आ रहा है, यहाँ दशमलव लगा, इसका मतलब ये मत देखना कि ये फ्रैक्शन में आगे देखो 10⁻18 है, दो जीरो और यहां से हटाओगे तो ये इंटीजर आ जाएगा, और ये चार्ज क्या है? पॉसिबल है। तो आई थिंक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने काफी न्यूमेरिकल किए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। उसके बाद हम चार्ज की बात की, इसकी हमने प्रॉपर्टी देखी। उसके बाद है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला है बाय कंडक्शन, ये होता है मेटल्स के लिए, कंडक्टर के लिए। बाय कंडक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है कंडक्शन का? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, इसके ऊपर कुछ चार्ज था, मान लेते हैं कि माइनस चार्ज था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर क्या करना है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया अनचार्ज, यानी कि इस जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर चार्ज क्या है? जीरो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आना है। जैसे कांटेक्ट में लाएंगे कुछ चार्ज इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर हो जाएगा,
अब बात आती है चार्ज क्यों ट्रांसफर हुआ। तो अभी मैं बता देता हूँ कि चार्ज क्यों ट्रांसफर हुआ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसके पास चार्ज था कुछ, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके पास कोई चार्ज नहीं था तो कुछ जो पोटेंशियल होगा जीरो, और इसके पास कुछ पोटेंशियल है। क्या दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, और इसीलिए जैसे ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपना कुछ चार्ज इसको ट्रांसफर कर देगा, और जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्ज होगा। कैसा चार्ज आएगा दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेम नेचर का, यानी कि पहले वाले के ऊपर नेगेटिव तथा ये नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा। अब बात आती है कि चार्ज आएगा कितना। अगर पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज Q1 मानो और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज Q2 मानो, और कंडीशन है इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे ऑब्जेक्ट है सेम साइज के अंदर, तो जो चार्ज आएगा दोनों ऑब्जेक्ट पे वो होगा Q1 प्लस Q2/2, यानी कि दोनों के चार्ज को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। ये पूछे इस पे चार्ज कितना आएगा तो Q1 प्लस Q2/2, इस पे चार्ज कितना आएगा Q1 प्लस Q2/2। लेकिन ये प्रोसेस है, ये जो मेथड है कब लगेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, आइडेंटिकल हो, तभी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर आइडेंटिकल ना हो, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल, तो हम क्या करेंगे, तो हमें लगाना पड़ेगा पोटेंशियल मेथड। यानी कि हमें एक चीज पता है कि जब जैसे इनको कांटेक्ट में लाओगे तो जो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर देंगे, और ये मेथड लगा के हम क्या कर देंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकाल लेंगे, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मेथड था चार्जिंग का बाय कंडक्शन, मतलब कॉन्टेक्ट मिला के, कंडक्शन का मतलब होता है टच मिला के जब हम चार्ज करते हैं। 3 मेथड है ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की, ये हमारा पहला मेथड था। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड क्या है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन होता है किसी भी चीज को बिना टच किए, ये भी मेटल्स के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। अब बिना टच के हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करें, तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है, हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, यानी कि ये अनचार्ज है। अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट अनचार्ज होता है क्या उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के नजदीक हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, सॉरी एक चार्ज बॉडी को ले आते हैं, कैसे भी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, हम ले आए। जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे, क्या पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इस एंड की तरफ आ जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो क्या ये इधर चला जाएगा। इतनी बात है समझे। तो देखो पहले हमने एक अनचार्ज बॉडी ली जिसके ऊपर चार्ज 0 था, उस अनचार्ज बॉडी के नजदीक हमने एक चार्ज बॉडी को लाया, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज एक साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक साइड। लेकिन अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज तो क्या है, 0 है, जबकि हमें इसको चार्ज करना। तो थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना होगा, इसको फिर से इसके नजदीक रखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ग्राउंडेड कर दो, अर्थिंग कर दो, 0 पोटेंशियल होता। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। पॉजिटिव चार्ज का पता जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो यहाँ से अर्थ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और इस चार्ज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये था बाय इंडक्शन। अगला जो लास्ट प्रोसेस है बाय फ्रिक्शन, जो हमारा मेथड है चार्ज करने का। उसे करते हैं बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, ये इंसुलेटर के लिए होता है, दो ऑब्जेक्ट को ऑन रबिंग,
दो ऑब्जेक्ट को अगर हम आपस में रब करते हैं तो उनके ऊपर कुछ चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब करूं, ठीक है, क्या करें हम, अगर हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कई बार देखा होगा ना, जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में जैसे हम रजाई के अंदर जाते हैं तो जैसे पैर लगता है रजाई के अंदर, तो पैर लगता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है, हाथ लगता है या स्वेटर निकालते हैं तो वो कैसा चार्ज होता है, चार्ज किसके थ्रू होता है, कौन से मेथड के थ्रू चार्ज होता है, क्या बता सकते हो? लेट्स ट्राई। चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, एक टर्म बता रहा हूं, ड्यू टू वर्क फंक्शन। अब किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन, जो कि आगे चल के तुम्हें सेकंड टर्म में समझ में आएगा, 7 यूनिट लोगे। वर्क फंक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा बता दूं कि जो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है, मिनिमम जो एनर्जी की जरूरत होती है ना, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब इन दोनों मेटल्स में से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन के ऊपर। जब हम दो स्टेबल ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो आज के लेक्चर में हमने बात की, जब हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा, जब कल या परसों जो भी आएगा, तो उसमें हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसकी वेक्टर फॉर्म और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप ये नोट्स बनाइए और क्वांटाइजेशन की अपनी जो बुक्स है उससे और ज्यादा न्यूमेरिकल को सोल्व करते देखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।